मनुवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, मनुस्मृति जलाओ। अब उनको तो ये व्यवस्था पसंद आएगी नहीं, तो वो तो फिर कहेंगे कि ये तो ठीक बात नहीं है। अब इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक इतिहासकार हैं धर्मपाल जी, जिसको हमारे बहुत सारे लेफ्ट के जो हमारे मित्र हैं वो उसको खारिज करते हैं। अब पता नहीं क्यों खारिज करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज के संपूर्ण भारत पर कब्जे के पहले तक ये स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो साक्षरता का दर था वो बहुत ऊंचा था। साउथ इंडिया में तो 90% तक था, नॉर्थ इंडिया में 73-80% तक साक्षरता का दर था। और अगर इतना परसेंट साक्षरता का दर है, इसका मतलब है कि सभी वर्ग के बच्चे उसमें जाते थे, सभी वर्ण के बच्चे जाते थे, सभी वर्ग के बच्चे जाते थे। मैं जाति को उस रूप में लेता नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि जो व्यवस्था हमारे यहां बनी है और अज्ञानता के आलोक में ये सारी बातें हो रही हैं, और स्टालिन जैसे लोग या खड़गे जी जैसे लोग या अन्य पॉलिटिशियन जो हैं उसको ये हवा दे रहे हैं और स्वार्थवश ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें समाज में अब देखिए एक एक बात होने लगी है। अब तो आजकल चल रहा है जाति जनगणना। अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आजकल चल रहा है जाति जनगणना। हाँ, उसमें एक जनगणना, ये जब समाजवाद की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, तो जातियों की गणना क्यों करा रहे हैं, क्या चाहते हैं? और मुझे तो इसमें ऐसा भी लगता है कि इसमें विदेशी हाथ भी है जातिवाद फैलाने में। मैं वही उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये जो पूरा अभी तक जो हमारे देश को तोड़ा गया है, और खास तौर से एक वर्ग विशेष को जो ज्ञान की बात करता है, बुद्धि की बात करता है, समरसता की बात करता है, समावेशी की बात करता है, उसको कहा जा रहा है कि उसको पहले डिफेम करो, जो अंग्रेजों ने किया। और इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारत के उस वर्ग को पहले तोड़ो, उसके खिलाफ वैमनस्यता का माहौल बनाओ, क्रिएट करो, उसे पहले डिफेम करो, उसे पहले व्यवस्था से बाहर करो, तभी वो समाज टूटेगा। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत हद तक उनको कामयाबी मिल गई। ये जो अंग्रेजों के बाद की जो स्थिति थी उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? इसमें विदेशी हाथ इसलिए लगता है कि बामसेफ की लिखी हुई 3 पुस्तकें मुझे किसी ने भेजी थी। ये डीएनए टेस्ट से प्रमाणित हुआ कि आर्य विदेशी हैं। उसका मैंने उत्तर दिया इस बोलो किधर जाओगे में। वो पुस्तक और 2 पुस्तक और थी। वो पुस्तक अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय के माइकल बामसाद के लिए समर्पित थी। तो जो देश करोड़ों रेड इंडियंस को मार करके जिसने कब्जा किया हो अमेरिका पर, वो हमें शिक्षा देगा कि कैसे समरसता होगी, कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है। उसके नाम समर्पण ये स्वयं बताता है कि इनका रिमोट कहां है, कौन रिमोट से चला रहा है हमारे देश के बहुत सारे संगठनों को। अगर वो निष्पक्षता से विचारें, जो मैंने मनु जी की व्यवस्था बताई, मेरे पास एक हरिजन वर्ग से अध्यापक आया था करीब 18 साल पहले। मैंने उसको बताया कि तुम मनु जी को गाली देते, सुनो एक व्यवस्था। तो जब मैंने उसे कहा कि उस समय मैंने प्रधानमंत्री का बेटा और अम्बानी का बेटा और तुम्हारा लड़का और एक गरीब और लड़का, वो एक साथ पढ़े, एक साथ भोजन हो, एक जैसा सब कुछ हो, कैसा लगेगा? तो बोला कि गुरुजी ऐसा तो कैसे हो सकता है? मैंने हो सकता है, तुम बताओ अच्छा है कि बुरा है? क्या बहुत अच्छा है, तो स्वर्ग है। मैंने आज का संविधान तो नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, मैंने एक संविधान करता मनु जी का संविधान। उसने कहा तो बहुत अच्छा है। तो सामान्य आदमी को जब ये पता चलेगा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इनके जो नेता जिनकी राजनीति जाति से चलती वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जन सामान्य में प्रचारित करने की जरूरत है। आज जो नेता ने कह दिया वो उनके लिए फाइनल है, उनके जाति का होना चाहिए। इतना इनको अपने वश में कर रखा है, वो गुलाम की तरह हो गई। सामान्य जनता गुलाम हो गई है, अपने नेताओं की गुलाम है, कुछ अपने गुरुओं की गुलाम है, बुद्धि से विचार नहीं कर। अगर सही सही प्रचार किया जाए
जन सामान्य तक जाए तो गरीब वर्ग ही, जो दलित वर्ग ही सबसे ज्यादा मनु जी का प्रशंसक बनेगा, अगर उसे ये बातें मालूम होंगी तो। मैं मेवाड़ उदयपुर जाता हूं, यहां से मेवाड़ की पहाड़ियों से छोटे छोटे जनजाति बच्चे, कोई ककड़ी बेचने रोड पर आ रहा है, कोई सीताफल बेचने आ रहा है, कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, उनको पढ़ने का कहां समय है, उनके पास भोजन नहीं है पर्याप्त। लेकिन मनु जी की व्यवस्था होती तो वो सब विद्यालय में होते, उनके सबके उत्तम खान पान की व्यवस्था होती, रहने की व्यवस्था होती। लेकिन आज ये व्यवस्था 75 साल में कुछ नहीं कर पाई उनका। खूब रिजर्वेशन है एसटी का, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। कितनों को रिजर्वेशन, ये गरीब के लिए तो है ही नहीं। वो तो फिर मनुस्मृति का जिक्र करके कहेंगे, कान में शीशा डालने की बात करेंगे, झाड़ू लेकर के बांधने की बात करेंगे। जो नैरेटिव बनाया गया है उस नैरेटिव को कैसे ये समझाया जाए कि इसमें तो समान व्यवस्था बन रही है, सबके लिए समान। उसको ये कहा जाए कि शिक्षा देने की बात क्यों, उसको यह कहा जाए कि जिन मनुस्मृति संस्करणों में ऐसा है उनको हम भी निकाल रहे हैं। जैसे डॉक्टर आर्य समाज ने निकाला है वैसे सब निकाले। गलत बातें निकालनी ही चाहिए। कि संविधान में आपने बहुत चीजों का संशोधन किया, आपको लगा कि संशोधन करना चाहिए तो आपने किया। संविधान में संशोधन उन्होंने किया। मेरा कहने का तात्पर्य कि संविधान में कोई संशोधन हुए, गलत भी हुए, उनके लिए अंबेडकर जी उत्तरदायी नहीं है। वैसे ही मनु जी के संविधान में, जो मानव संविधान है, उसमें अगर गलत जोड़ दिया गया उसके लिए मनु भगवान उत्तरदायी नहीं है। मनु भगवान की भावना क्या थी उसको देखें, और मूल भावना के अनुसार जो भी मनुस्मृति में है वो जन कल्याणकारी है। जैसे आपने कहा कि नारद जी के बारे में जो एक भ्रांति फैलाई गई कि चुगली करने वाले हैं, आप उनको देखिए। जो इतने बड़े विद्वान थे उनको कहा गया चुगली करने वाले। यही तो भ्रांति हुई है, चुगली करने वाले नारद मुनि। और वो उसका बिना पढ़े की जाती है। उसका जो व्यवहार में जो लोग उसके बारे में जो धारणा बनी वो यही बनी कि चुगली करने वाले। ये भी कुछ लोगों की शरारत है कि उन्होंने हमारे महापुरुषों को इसी प्रकार बदनाम किया। जड़ें बहुत दिन से काटी जा रही हैं, आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से जड़ काटने का ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र हो रहा है। हर ग्रंथ में मिलावट करना, वेद में नहीं कर पाए, बाकी ब्राह्मण ग्रंथ जो मैंने देखा उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट उनमें की गई है जो सीधा जनता से जुड़े थे, जो सरल भाषा में थे। मनुस्मृति सरल भाषा में, महाभारत सरल भाषा में है, रामायण सरल भाषा में, इनको निशाना बनाया। इसलिए मेरा उद्देश्य रखा कि इनको छोड़ करके मैं वेद पर लूं, वेद को पकड़ूं और वेद की वैज्ञानिकता को दुनिया के सामने प्रतिष्ठित भी करूं। और मैंने ये किया भी है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने चैलेंज किया 2017 में, जब ग्रेविटेशनल वेव की खोज हुई थी, सबसे पहले डिटेक्ट की थी। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैंने नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन को एक लेटर लिखा था और 9 प्रश्न पूछे थे। उनके रिसर्च पर कुछ प्रश्न उठाए थे और उसकी कॉपी नासा को भी भेजी। 3 नोबेल पुरस्कार विजेता उनको भी भेजी, सर्न को भी भेजी, दुनिया की सबसे बड़ी लैब है। और दुनिया के 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को, और ये भी कहा कि आप उत्तर नहीं दे सके तो मैं अपनी वैदिक फिजिक्स से उत्तर दूंगा। एक नोबेल पुरस्कार विजेता का उत्तर आया किप थॉर्न कैलिफोर्निया से कि मैं आपसे अभिभूत हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। 2018 तक 19 आते हमने वापिस मेल किया, अब दीजिए, फिर वो मौन हो। तो वेदों के आधार पर हमने जो भी मत संप्रदाय लेके फिरते हैं या जो भी वामपंथी हैं, वे कोई भी आज तक सृष्टि की व्याख्या नहीं कर सकते। मतों संप्रदाय में तो है ही नहीं व्याख्या। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है, कुरान को भी पढ़ा है, लेकिन साइंस, हम आधुनिक साइंस से बहुत आगे जाके व्याख्या की है, वो सनातन धर्म के आधार पर ही की है, ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर की है, और आधुनिक फिर से वो 100 वर्ष आगे की बात है। उसके बाद में कितने पढ़े लिखे हैं वामपंथी। अभी तक मैं जितने वामपंथी से मिला हूं वो बहुत ही सतही पढ़े लिखे हैं। वो सतही पढ़े लिखे, सतही पढ़े हुए हैं। वो गंभीरता से वो गूढ़ चीजों को उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की।
और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वामपंथी जो लोग इतिहासकार भी हैं, मैं अभी उनके ऊपर भी थोड़ा सा विमर्श कर रहा हूं धीरे धीरे, और मैं चाहता हूं कि उनके ज्ञान को भी खंगालने की कोशिश करता हूं। अभी 2-3 किताबें हैं उनके द्वारा जो लिखी गई, मैं नाम नहीं लूंगा, जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनके कुछ चीजों को देख रहा था, तो उससे मुझे मालूम हो गया कि उनकी गहराई कितनी है और किस हद तक वो जा सकते हैं, जा सकती हैं। तो मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। तो लेकिन जो आपने जो सवाल पूछे थे नोबेल साइंटिस्ट से, क्या सवाल था आपका? उसमें सवाल 9 प्रश्नों में से कुछ एक मुझे याद है, और आज मैं आपके माध्यम से सारी दुनिया से आज फिर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं दे सकता। ग्रेविटेशनल मैसिव ऑब्जेक्ट, जो मास वाला ऑब्जेक्ट है, बड़ा तारा स्पेस को कर्व करता है, या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट हो, छोटा भी हो बड़ा भी हो, स्पेस का मास से क्या रिलेशन है? मास को इंटरेक्ट करना चाहिए, मास नॉन मास को इंटरेक्ट, मासलेस पदार्थ को इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेस को मासलेस मानते हैं तो इंटरेक्ट क्यों होता है मास से? इसी प्रकार रिचर्ड टी फाइनमैन अमेरिका का वैज्ञानिक है, 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको पार्टिकल फिजिक्स में। वो कहते हैं चार्ज भी स्पेस को इंटरेक्ट करता है। तो मैंने पूछा क्या स्पेस में चार्ज होता है? चार्ज नहीं तो इंटरेक्ट कैसे करता है? ये 2 प्रश्न में मुझे याद है, इनका उत्तर आज साइंस में कोई नहीं जानता।